सदगुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने YouTube चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत है मेरे प्यारे। आप पुराना कार्यक्रम आदत होती है, YouTube ऐसा नशा है, बगैर बोले रहा ही नहीं जाता है। क्या है? वही पुराना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन प्रेस करने के लिए यू हैव टू मोटिवेट योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा। वर्क और एनर्जी चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीरीज जो है अपनी पुरानी, पेपर यहीं से रहेगा। और बेटा लगे तो हैं खूब, लेकिन एक्सरसाइज अभी टच नहीं कर पाए हैं, देखे ही यहाँ। लेकिन फिर भी चले, जितना हो पा रहा है कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर है आज वर्क और एनर्जी चैप्टर का। बहुत टाइम नहीं किल करते हैं आपका, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पेज खुला हुआ है, आपकी एनसीईआरटी का क्रॉप्ड है। यहाँ इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। फिर बातें की गई हैं, नोटिफिकेशन, नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। द वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क है, काइनेटिक एनर्जी है, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स है, और द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है, पावर है, कोलिजन्स है, मोशन इन वर्टिकल सर्किल वगैरह एग्जांपल्स में है। तो ये सब बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं वर्क से। चल बेटा किनारे, आराम कर। आजा भाई, इसको पहले एआई से हटाया जाए और बात की जाए। यह हो वर्क। क्या? वर्क। आप 9th में थे, वर्क तब से परिचित हैं, फैमिलियर हैं वर्क से। तो मेरे प्यारे 9th में आपका जैसे कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है और उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट पर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं आप, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। तो 9th में आपने पढ़ रखा है वर्क इज इक्वल टू एफ डी। क्या पढ़ रखा है? एफ डी। एक्चुअली जब एफ लिख रहे हैं आप, तो एफ आप वेक्टर नहीं लिख रहे हैं, और जब डी लिख रहे हैं वो भी वेक्टर नहीं लिख रहे हैं। इसका मतलब मॉड वैल्यू है। इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये है आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आपका 9th के फार्मूले से उठाया गया है। 9th में आप W इज इक्वल टू एफ डी पढ़ते थे। एफ क्या था? मैग्नीट्यूड था फोर्स का, और किसकी डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट के। और डी क्या है? डी भी है, मैग्नीट्यूड है किसका? डिस्प्लेसमेंट का। ये आपका फार्मूला लिखा गया। लेकिन मेरे प्यारे, अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, ये फोर्स है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं मेरे प्यारे, डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन तो होगा नहीं। क्यों? ऐसा होगा क्या? नहीं ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा इस डायरेक्शन में। तो हो सकता है कि आपको ये दिख ना रहा हो। तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में। फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। हमने क्या किया?
फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड कर दे रहे हैं। यहाँ एक एंगल बन रहा है थीटा। क्या बन रहा है? थीटा। अब इस एफ के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, दैट विल बी एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, दैट विल बी एफ साइन थीटा। अब आप यहां जो लिख रखे हैं फार्मूला 9th के अकॉर्डिंग, तो लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा लिख देंगे। अब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है डी, तो डी लिख देंगे। तो मेरे प्यारे W इज इक्वल टू हो गया आपका एफ डी कॉस थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं वेक्टर एफ डॉट डी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोगों ने देखा था कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो उसका लिंक जो है यहाँ कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। तो आप चाहेंगे तो डॉट प्रोडक्ट को वहां से आप एक्सप्लेन देख लेंगे फिर से कैसे क्या होता है। तो फिर से टाइम क्यों किल करें आपका, तो वहां से देख लेंगे मेरे प्यारे। तो ये आप जो है ठीक है, ये इस पेज पे मामला हुआ। तो अब हम वर्क को क्या कह सकते हैं? वर्क को हम कह सकते हैं कि वर्क विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। या हम वर्क को क्या कह सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एफ एंड वेक्टर डी विल बी इक्वल टू वर्क, विल बी इक्वल टू वर्क। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो अभी अभी हमने देखा यहाँ पे कि आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के बीच में एंगल है थीटा। क्या है एंगल? थीटा। और मेरे प्यारे जो है अभी अभी आप देख के आए हैं कि W इज इक्वल टू एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, ये फार्मूला हो गया है। यूनिट की बात किया जाए, पहली बात तो वर्क क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट के बराबर है। तो यूनिट हो जाएगी, एफ की यूनिट होगी न्यूटन और डी की होगी मीटर। इसी को हम क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल। यह हो जाएगा न्यूटन की जगह पे डाइन, तो डाइन और सेंटीमीटर, इसी को हम अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ग। और जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होता है? तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग, 10 टू पावर 7 अर्ग। ये जो है आपका अभी देखा जाए तो बराबर होता है 10 टू पावर 7 9 सेंटीमीटर या अर्ग के। ठीक है, अब देखिए यहां पर केस फर्स्ट, केस फर्स्ट देखिए जरा यहां पे, यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, ऐसा कब होगा? जब एफ आपका क्लॉकवाइज घूम जाए, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ हाँ बहुत सही, क्लॉकवाइज। अच्छा, क्लॉकवाइज जब ये घूमेगा तो एंगल धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। फाइनली क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे मेरे प्यारे, तब थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डी कॉस जीरो, बराबर आ जाएगा एफ डी के, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? हाँ 1 होती है। ये आपका 9th वाला फार्मूला आ गया, वहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होता था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड। अब मेरे प्यारे आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, अब फोर्स जो है इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में है।
तो ये दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में कब होंगे? हम वी एफ को कैसे घुमाएं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? हाँ भाई जल्दी बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब इसको घुमाएंगे हम, ये एंगल धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा, अब फाइनली क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू हो जा रहा है 180 और W इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ डी कास 180। कास 180 की वैल्यू क्या है? -1 है, इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एफ डी। क्या आ जाएगा? माइनस एफ डी। ठीक है, माइनस एफ डी। ठीक, तो अब देखें जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, कैसा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स जो है वो मोशन के डायरेक्शन में लगेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा? हाँ, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। मोशन दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स के केस में या रेजिस्टिव फोर्स के केस में या विस्कस फोर्स के केस में, जितने रेजिस्टिव नेचर है जिनका, वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट ही लगेगा। इसका मतलब वहां वर्क डन हमेशा निगेटिव ही रहेगा। वर्क डन हमेशा क्या रहेगा? निगेटिव ही रहेगा वहां पे। ठीक है मेरे प्यारे, अब हम आगे बढ़ते हैं। केस थर्ड, केस थर्ड। अब बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है ये, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स पे अब कितना एंगल बन गया है? थीटा इज इक्वल टू 90। आप कह सकते हैं कि सर ऐसी सिचुएशन कब होगी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री एंगल बन जाएगा? तो बेटा कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल रोड में चल रहा है, ग्रेविटी किधर काम कर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट से ग्रेविटी कितना एंगल बना देगी? कितना? हाँ 90 डिग्री। तो ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो मेरे प्यारे, आपका W इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डी कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। तो फाइनली वर्क डन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दैट मीन्स इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, देन वर्क डन विल बी 0। वर्क डन विल बी 0। अब हम बात करते हैं केस थर्ड की। किसकी बात करते हैं? केस थर्ड की। केस थर्ड तो हो गया यार, अब अगला केस रहेगा केस फोर्थ। अब हम यहां बात करने जा रहे हैं कि वर्क डन कब निगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। वर्क डन कब निगेटिव होगा या कब पॉजिटिव होगा? तो देखो, वर्क डन कब निगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा ये डिसाइड करेगा cos थीटा। कौन डिसाइड करेगा? cos थीटा। एंड यू नो दैट if we measure angle in anti-clockwise direction, then angle will be positive, and in clockwise direction it will be negative. ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, और आप जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें। कैसे चलें? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम बोलते हैं ए सी टी एस। ए सी टी एस। ए दैट मीन्स ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यहां पर केवल, हाँ बोलो, कॉस और सेक पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव रहेंगे। हाँ यहां बोलो tan और cot पॉजिटिव और रिमेनिंग क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। यहां कौन कौन? साइन और कॉसेक पॉजिटिव और रिमेनिंग नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, अब वर्क डन निगेटिव कब होगा? जब cos थीटा निगेटिव होगा। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब cos थीटा पॉजिटिव होगा। सारा खेल किस पर आ गया है? cos थीटा पर। किस पर आ गया है? cos थीटा पर। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखें, जैसे ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है फोर्स। अभी दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा आपका लेस देन 90। ये सिचुएशन भी हो सकती है कि ये डी हो
और ये क्या हो जाए, एफ हो जाए। दोनों के बीच का एंगल अब क्या हो गया, थीटा, और वो 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है। और ये भी सिचुएशन हो सकती है कि ये डी हो और ये क्या हो, एफ हो। तो आप कह सकते हैं सर ये एंगल तो अब 180 से ज्यादा हो गया, तो हम ज्यादा वाला एंगल क्यों लेंगे भाई, हम एंगल इधर वाला ले लेंगे, इधर वाला। और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 90 से ग्रेटर और 180 से लेस। इसका मतलब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में मेरे प्यारे एंगल जो है हम वो 0 से लेके 180 में काम चला सकते हैं। इधर से लग रहा है ये ज्यादा है, लेकिन हम इधर से भी तो एंगल ले सकते हैं। तो इसका मतलब दो कोऑर्डिनेट में काम चल सकता है। अब मामला ये आता है कि यदि थीटा जो है वो 0 से ग्रेटर है या इक्वल है और 90 से लेस है, तो आप होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में और cos थीटा होगा पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। तो वर्क डन इज इक्वल टू है आपका एफ डी cos थीटा। जब cos थीटा पॉजिटिव हो गया तो वर्क डन भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसका मतलब जब एंगल 0 से ग्रेटर और इक्वल और 90 से लेस होगा तो cos थीटा विल बी पॉजिटिव। अब 90 से ग्रेटर है थीटा, 90 से ग्रेटर है और 180 के इक्वल है या लेस है, उस समय आप चले जाएंगे किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट इलाका है साइन और कॉसेक का, तो कास का इलाका नहीं है, वहां मेरे प्यारे कास जो है निगेटिव रहेगा। तो यहाँ cos थीटा हो जाएगा आपका निगेटिव। और हमने कहा था आपसे कि cos ही ये डिसाइड करेगा, cos ही क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि वर्क डन पॉजिटिव हो गया निगेटिव होगा। तो एफ डी cos थीटा में अभी cos थीटा निगेटिव हो गया है, क्या हो गया, निगेटिव। तो यहाँ वर्क डन आ जाएगा निगेटिव, वर्क डन क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो वैसे ये जानकारियां आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी आदत खराब है, छोटी छोटी बातें आपको बताने लगते हैं इतना टाइम ले लेके। ठीक है, लेकिन अब आदत सुधरेगी नहीं, तो आदत ऐसे ही रहेगी। तो मेरे प्यारे आप स्क्रीन शॉट लेंगे और चाहेंगे थोड़ी देर ठहर के समझ सकते हैं क्या हुआ है। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे अब हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्क डन, वर्क डन अंडर कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन अंडर कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो जरा देखें, ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, ये आपका फोर्स एक्सिस है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो ग्राफ आगे जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो ग्राफ पीछे आएगा। फोर्स बढ़ेगा तो ग्राफ हाँ ऊपर जाएगा, फोर्स कम होगा तो ग्राफ नीचे आएगा। अब फोर्स कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट होने का मतलब यह है कि ग्राफ ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। लेकिन फोर्स है तो एक्सलेशन होगा, एक्सलेशन है तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका तो ग्राफ ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, लेकिन ग्राफ आगे बढ़ेगा, ग्राफ आगे बढ़ेगा। और यहां पर जो है इस ग्राफ को हम बोलेंगे एफ एक्स ग्राफ। क्या बोलेंगे, एफ एक्स ग्राफ या फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और अभी हम इस एरिया की बात करें, किस एरिया की बात करें, कितने एरिया की बात करें, कितने एरिया की। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच में इंक्लोज होने वाली एरिया है, और इसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ये डेल्टा एक्स हो जाएगा। और ये फोर्स है, ये एफ हो जाएगा। अब जैसे मेरे प्यारे अभी हम बात करें एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एफ एक्स ग्राफ
एंड एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, देखिए एरिया इनक्लोज बिटवीन एफ एक्स ग्राफ मतलब, तो रियली यहां बात हो रही है किसकी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एंड एक्स एक्सिस आप कहीं गलत फहमी न रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। तो इज इक्वल टू, ये रेक्टेंगल से बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है मेरे प्यारे, हाँ हाँ बहुत सही बहुत सही, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ लेंथ एफ और डेल्टा एक्स, एफ इंटू डेल्टा एक्स, अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वर्क। दैट मीन्स एरिया इनक्लोज बिटवीन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस व्हाट रिप्रेजेंट्स वर्क डन, व्हाट रिप्रेजेंट्स वर्क डन। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स, वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स बात करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे, ये आपका फोर्स एक्सिस है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये जो ग्राफ है ये अब है किसका, फोर्स का। लेकिन अब ग्राफ क्या हो रहा है, लगातार नीचे आ रहा है, तो लगातार ग्राफ नीचे आने का मतलब है कि रियली फोर्स क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे से बढ़ रही, फोर्स कम होता जा रहा है। हो सकता है जो किसी ट्रॉली या किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा होगा धीरे धीरे थक रहा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ उसका फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अरे जागते रहो मेरे प्यारे, गुड मॉर्निंग भी यह हाल है आपका है? वैसे गुड मॉर्निंग है नहीं, हाँ जरा ध्यान दें। अब यहाँ पर जैसे हम तो ये जानते हैं कि एरिया इनक्लोज बिटवीन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, भाई ये आपका है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच में जो इनक्लोज एरिया है उस एरिया को मेरे प्यारे हम वर्डन कहते हैं। लेकिन हम वहां लेंथ ब्रेथ था निकाल लिए, यहाँ कैसे निकालेंगे भाई, कोई पर्टिकुलर फार्मूला लगेगा नहीं, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, स्क्वायर का, ठीक है, तो ये लगेंगे नहीं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट में यहाँ स्ट्रिप सेलेक्ट कर लेते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट। वैसे इंटीग्रेशन में आपको ये बताया गया होगा, और हर एक पार्ट की जो थिकनेस है वो है dx, कितनी है, हर एक पार्ट की थिकनेस है dx। जैसे ये भी क्या है, dx है, ये भी क्या है, dx है। अब देखें हर जगह फोर्स तो सेम होगा नहीं, यहाँ इतना छूट जाएगा, यहाँ इतना छूट जाएगा, ठीक है। ये जैसे आप जब देखेंगे यहाँ पे तो कुछ कुछ पोर्शन ऊपर छूट जा रहा है, और फोर्स लगातार कम हो रहा है, तो यहाँ फोर्स जैसे F1 ले रहे हैं, यहाँ आपको F2 लेना पड़ेगा, यहाँ आपको F3 लेना पड़ेगा, यहाँ F4 लेना पड़ेगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो वर्क डन हो जाएगा आपका क्या, वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका F1 dx प्लस F2 dx प्लस F3 dx एंड सो ऑन। ऐसा कब तक, इनफाइनाइट। ऐसी सिचुएशन के लिए मेरे प्यारे इंटीग्रेशन बना है, इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ एफ डी एक्स लिख दिया जाएगा। अब विद इन लिमिट यदि कर देंगे मामला, ठीक है, तो यहाँ कांस्टेंट नहीं ऐड करना होगा। तो ये वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स का ये फार्मूला हो गया, इसका फार्मूला हो गया, वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स का ये फार्मूला हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये पूरा पेज आपके सामने ला देते हैं, ठीक, स्क्रीनशॉट, फिर समझें, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे हम बात करने जा रहे हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की, इसकी बात करने जा रहे हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की, ठीक है। तो देखें कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात वैसे पहले ही हो चुकी है,
कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दैट मींस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे फोर्स जिनके प्रेजेंस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहे, ऐसे फोर्स जिनके प्रेजेंस में मैकेनिकल एनर्जी क्या रहे, कंजर्व रहे। मैकेनिकल एनर्जी दैट मींस काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या बनी रहे, फॉरएवर कांस्टेंट बनी रहे। ऐसे फोर्स जिनके प्रेजेंस में मैकेनिकल एनर्जी दैट मींस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट बनी रहे, उन फोर्सों को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। अब जैसे ऐसे समझें, जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोल कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोल कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, वो चेंज नहीं हो रहा है। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। यदि हॉरिजॉन्टल लेवल पे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो मेरे प्यारे उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं चेंज हो रही, क्योंकि लेवल नहीं चेंज हो रहा है, लेवल नहीं चेंज हो रहा है। और काइनेटिक एनर्जी इसकी आगे चलते चलते कम होती रहेगी, कब, जब फ्रिक्शन फोर्स वगैरह हो। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स के कैटेगरी के जो फोर्स हैं, जैसे विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मतलब कोई भी रेजिस्टिव फोर्स यदि एब्सेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी वही रहने वाली है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रह जाएगी। तो सीधा सीधा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यदि हम कहें, अभी कौन सा फोर्स कहें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहें, तो इसकी बात कर रहे हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की भी हम बात करें तो वो है आपका फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, या फ्रिक्शन की कैटेगरी के फोर्सेस। लेकिन यदि हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, किसकी बात करें, कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, तो फ्रिक्शन फोर्स ना हो, फ्रिक्शन फोर्स कैटेगरी के फोर्स ना हो, ठीक है, तो चाहे आपका और जो भी फोर्स हो, और जो भी फोर्स मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो यहां बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद इलास्टिक फोर्स है, इलास्टिक फोर्स, ठीक है। ये दो फोर्स आप, हाँ, एक है आपका फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और फिर है आपका इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर है आपका मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इन फोर्सों के प्रेजेंस रहने पर आपकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो ये सारे फोर्स जो है आपके कैसे फोर्स हैं, ये सारे के सारे आपके कंजर्वेटिव फोर्स हैं। कैसे फोर्स हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हैं। और फ्रिक्शन कैटेगरी के जो फोर्स हैं वो कैसे फोर्स हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। एक तो ये हो गया मामला। और आगे बढ़ा जाए, एक तरीका और है। ऐसे फोर्स जिनके अगेंस्ट वर्क करने पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाए, मतलब ऐसे फोर्स जिनके अगेंस्ट वर्क करने पर आपके द्वारा किया गया जो वर्क डन है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए, ठीक है। तो ऐसे फोर्सों को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, किसी ऑब्जेक्ट को आप अगेंस्ट ग्रेविटी ले जा रहे हैं ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो मेरे प्यारे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है।
इसका मतलब जो किया गया वर्क डन इन फार्मा पोटेंशियल स्टोर हो रहा है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट छोड़ोगे आपको वर्क डन रिटर्न मिल जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इलास्टिक फोर्स की बात करें, किसकी बात करें, इलास्टिक फोर्स की बात करें, तो इलास्टिक फोर्स में जैसे इससे कोई ऑब्जेक्ट अटैच है, ऑब्जेक्ट को आप एक्सटर्नल फोर्स लगा खींच रहे हैं, और स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रही है, स्प्रिंग का फोर्स इधर लग रहा है जो कि आपका -kx होता है। माइनस इसीलिए लिखा जा रहा है क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उसके अपोजिट जा रहा है ये फोर्स, ठीक है। तो आप एक प्रकार से कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, और ये वर्क स्टोर हो रहा है इन फार्मा पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये फोर्स भी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के इधर खींच रहे हैं, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, अपोजिट लग रहा है, ठीक है। तो अब भी आप फ्रिक्शन फोर्स का अगेंस्ट खींच रहे हैं, जैसे अभी ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे थे आप, इलास्टिक फोर्स का अगेंस्ट जा रहे थे आप, या इलेक्ट्रिक फोर्स का अगेंस्ट जा रहे हैं, या मैग्नेटिक फोर्स का अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वैसे ही आप अभी जा रहे हैं किसके, फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किसके अगेंस्ट हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। लेकिन जहां कहीं ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे, क्या ऑब्जेक्ट वहां से लौट आएगा, लौट आएगा नहीं। इसका मतलब जो वर्क आपकी अगेंस्ट फ्रिक्शन वो स्टोर नहीं हुआ इन फार्मा पोटेंशियल एनर्जी, और हमें वो रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, ठीक है। तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव। ये एज ए फार्मूला अभी हम लोग आगे बात करेंगे। ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स का एक तरीका और है, क्या, कंजर्वेटिव फोर्स का अगला तरीका है कि वर्क डन इन साइक्लिक पाथ, वर्क डन इन साइक्लिक पाथ विल बी जीरो। ऐसा हो तो कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप ले गए, अभी किधर जा रहे हैं आप, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट जा रहे हैं आप, ठीक है। और फिर ले गए, फिर वहां से ऑब्जेक्ट अब किधर ला रहे हैं आप, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में ला रहा है। तो वर्क डन इज साइक्लिक पाथ, मतलब जहां से गए हैं आप वहीं लौट जा रहे हैं। अब वहीं लौट जा रहे हैं तो देखो जाते समय जो वर्क डन है, मान लो W1 है, W1 इज इक्वल टू, अब देखो ये हो जाएगा mg और d और cos 180, क्योंकि यहाँ एंगल cos 180 बन रहा है, तो हो जाएगा -mg/d। W2 इज इक्वल टू, अब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो mg फोर्स की जगह पे, d डिस्प्लेसमेंट जगह पे, एंगल हो गया cos 0, आ गया mg/d। नेट वर्क डन की बात करें, ये हो जाएगा आपका W1 प्लस W2। अब मेरे प्यारे ये हो जाएगा आपका W1 है माइनस mgd और W2 है प्लस mgd, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली आ जाएगा 0। तो साइक्लिक पाथ में मतलब जहां से चले वहीं लौट आए और वर्डन 0 हो, वर्डन क्या हो, 0 हो, तो हम तब भी क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा तो शायद फ्रिक्शन के साथ भी हो सकता था, चलो चेक कर लेते हैं। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, हम इसको इधर ले जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर है और फ्रिक्शन लग रहा है इधर, और फिर लेके गए और फिर लौट रहे हैं, और लौटते समय जो है डिस्प्लेसमेंट अब इधर है और फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ है। तो जरा देखो, जब आप जा रहे थे तो वर्क डन जो है आपका हो जाएगा एफ के
डी और cos 180 फाइनली हो जाएगा माइनस एफ के डी। जब लौट रहे हैं तब भी जो है वर्क डन W2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ के, और फिर से एंगल कितना बन रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर है, तो 180 एफ के डी कास क्या हो जाएगा 180, और फिर ये हो जाएगा आपका कास 180 वैल्यू माइनस फिर एफ के डी हो जाएगा। और साइक्लिक पाथ का नेट वर्क डन निकालेंगे आप, तो नेट वर्क डन मेरे प्यारे आ जाएगा W1 प्लस W2, W1 भी है माइनस एफ के डी, W2 भी है माइनस एफ के डी, तो फाइनली आ जाएगा आपका -2 एफ के डी। ठीक है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट जब आप वर्क कर रहे हैं और साइक्लिक पाथ कंप्लीट कर रहे हैं तो आपका नेट वर्क डन क्या जा रहा है, नेगेटिव में, मतलब जीरो नहीं आ रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अगला, वैसे इसको पूरे मामले को एक पेज पे ला दिए, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, थोड़ी देर रुको। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में जहां से गए वहां लौटे, नेट वर्क डन 0 आ गया, लेकिन ऐसा किसके साथ नहीं हुआ, फ्रिक्शन फोर्स के साथ नहीं हुआ। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, क्योंकि साइक्लिक पाथ में वहां वर्क डन 0 नहीं हो रहा है और यहाँ साइक्लिक पाथ में वर्क डन 0 हो रहा है। तो यहां से हम लोग ये कंक्लूड कर रहे हैं, क्या कंक्लूड कर रहे हैं, हम कंक्लूड कर रहे हैं कि वर्क डन साइक्लिक पाथ पर यदि 0 हो, क्या हो 0 हो, तो वो है कंजर्वेटिव। क्या है, कंजर्वेटिव। और यदि वर्क डन साइक्लिक पाथ पर 0 ना हो तो वो है नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिनेशन वगैरह लिखाने में टाइम नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, इसे शार्ट में आपके सामने है, आप क्या करेंगे, स्क्रीन शॉट लें, जूम करें, आप कुछ चाहें तो नोट आउट कर लें, चाहें तो। ठीक है, और जरा देखें, ऐसे फोर्स जिनके अंडर वर्क डन इस बात पर नहीं डिपेंड करता है कि पाथ कैसा है, मतलब वर्क डन अंडर सच फोर्सेस, वर्क डन अंडर सच फोर्सेस which does not depends on path followed by object, only depends on initial and final position, known as conservative forces, otherwise non-conservative forces। आप जानते हैं फ्रिक्शन के अंडर आप वर्क कर रहे होंगे, तो मेरे प्यारे फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में क्या होगा, तो जो वर्क होगा, क्या होगा, जो वर्क होगा वो पाथ पर डिपेंड करेगा, कहीं स्मूथ सरफेस मिल जाएगा, कहीं रफ सरफेस मिल जाएगा, तो पाथ पर डिपेंड करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स के अंडर वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और ऐसे फोर्स जिनके अंडर वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना करे, ठीक है, वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। एक डिफिनेशन ये भी हो जाएगी। तो सीधा सीधा जरा ये समझें, किसी ऑब्जेक्ट को इस लेवल पे ले जा रहे हैं और इस लेवल से, वो ऑब्जेक्ट यहां पे हमने, अब ऑब्जेक्ट का जो वेट है, क्या है, ऑब्जेक्ट का वेट mg, और शायद वही कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है आपका। इसके अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं। और वर्क जब हम कर रहे हैं तो हम एफ एक्सटर्नल लगा रहे हैं, एफ एक्सटर्नल भी अप्रॉक्स क्या है mg, हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं ऊपर की ओर, मान लो कितना कर रहे हैं, d इज इक्वल टू एच। तो यहां वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा mg और h, और दोनों में एंगल है cos 0, आ जाएगा mgh। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, हम उसी लेवल पे जा रहे हैं, उसी लेवल पर, लेकिन उसी लेवल पे जाने के लिए अब हम रास्ता दूसरा सेलेक्ट कर रहे हैं, वो ये रास्ता है। ये तो अब भी एच है क्योंकि उसी लेवल पे जाना है। अब ऑब्जेक्ट आप
ऐसे ले जा रहे हैं, एफ एक्सटर्नल इधर लग रहा है, इधर लग रहा है इस तरफ, और आप डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। ठीक प्यारे, ये एंगल मान लो क्या है, ये एंगल है थीटा, क्या है थीटा। तो मेरे प्यारे यहां पर जो mg होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा, और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये यदि थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। ये हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, वैसे हमारे ख्याल से आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, थोड़ा अंडू करें, देखें हो सकता है उससे काम हो जाए। लिमिट खत्म हो गई, इसको थोड़ा ऊपर बना दे रहे हैं, एंगल दिखा दें, नहीं तो महान है यार, समझदार तो ही है नो डाउट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आप इधर करना चाहते हैं, ये अच्छा ही है, ये थीटा है, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, mg है। और अभी हम बात करें यहां पर, तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल एक्चुअली ये थीटा है और ये 90 है, क्या है 90, ये हो जाएगा, हाँ बहुत सही, 90 माइनस थीटा, कई बार निकाल चुके हैं, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये जो एंगल है ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल 90 है, इसे थीटा होना पड़ेगा, क्योंकि ये 90 था, ये 90 माइनस थीटा था, थीटा था तीसरा वाला, ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। mg का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, वो हो जाएगा mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा, वो हो जाएगा mg sin थीटा। और ये कंपोनेंट चाहता है कि ऑब्जेक्ट इधर जाए, और इस वाले कंपोनेंट को तो रिएक्शन फोर्स बैलेंस कर देगा, ये दोनों तो निपट लेंगे, ये और ये निपट लेंगे, और ये चाहेगा कि ऑब्जेक्ट नीचे चला आए, इसका मतलब इसी को कैंसिल करने भर का फोर्स आपको लगाना होगा, और वो फोर्स जो भी होगा वो फोर्स होगा अप्रॉक्स mg sin थीटा के बराबर। अभी हम वर्क डन की बात करें, किसकी बात करें, वर्क डन की, तो मेरे प्यारे वर्क डन हो जाएगा आपका क्या, वर्क डन हो जाएगा mg sin थीटा d, और दोनों में एंगल बन रहा है, मतलब d की डायरेक्शन और इस f की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल 0 बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ जरा इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखें, ये जो थीटा है, ये थीटा, इस थीटा के लिए ये क्या है, हाँ बहुत सही परपेंडिकुलर, और ये d क्या है, 90 का फ्रंट है, तो d क्या है, हाँ बहुत सही हाइपोटेनस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप साइन थीटा के प्लेस पर लिख दें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ d पहले से है, cos 0 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, d से d कैंसिल हो गया, आ गया mgh। तो आप जरा देखें, उसी हाइट पर गए थे दूसरे तरीके से, वर्डन क्या आया था mgh, उसी हाइट पे गए दूसरे तरीके से, वर्डन क्या है mgh। इसका मतलब वर्क डन अंडर ग्रेविटी जो हो रहा है वो इस बात पर नहीं डिपेंड कर रहा है कि पाथ कैसा होगा, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब एक बार फिर से रिटर्न चलते हैं, वर्क की बात हुई, वर्क क्या है, वर्क है आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आपका वर्क है,
या W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा। ये 9th वाली डिफिनेशन से यहाँ तक गए हैं। आप कहेंगे सर 9th में सर कास थीटा वगैरह नहीं बताए थे, तो 9th में मेरे बेटे आप साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक तो जानते ही नहीं थे, तो बताते कहाँ से वो, ठीक है। हाँ, इसमें आपको डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, और डॉट प्रोडक्ट के लिए हम लिंक डाल देंगे कमेंट सेक्शन में, और जहां से आप डॉट प्रोडक्ट जाके देख लेंगे। डॉट प्रोडक्ट एक अलग से वीडियो ही है, ठीक है। फिर आगे हम आए कि वर्क डन कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, वर्क डन कब जो है जीरो होगा, तो ये बात यहाँ पे हुई। फिर आगे बढ़े, वर्क डन अंडर कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स, ठीक है। अब कभी कभी आपके मन में आ सकता है कि सर इधर का फार्मूला दूसरा होगा, उधर का फार्मूला दूसरा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां यदि लिखा है x1 और x2, और यहां लिखा है एफ डी एक्स, तो मेरे प्यारे यहाँ एफ कांस्टेंट है, आप बाहर ला सकते हैं, x1 और x2, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ बहुत सही, क्या होगा, x होगा, और फिर हो जाएगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट, आई हो जाएगा आपका एफ इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जिससे आप लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, ठीक है। ये जो वर्क का जो फार्मूला है, ये इस फार्मूले से भी लाया जा सकता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि वर्क डन अंडर कांस्टेंट फोर्स के लिए अलग से फार्मूला होगा, वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स के लिए अलग से फार्मूला होगा, नहीं, सेम फार्मूला होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, हमने बात किया कि हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे बोलेंगे, ऐसे फोर्स जिनके प्रेजेंट रहने पर मैकेनिकल एनर्जी, दैट मींस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट बनी रहे, कंजर्व रहे, ऐसे फोर्सों को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। जिनके रहने पे ऐसा ना हो उन्हें हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है प्यारे। तो नाम भी इसी बेस पे रखा गया है कि जो कंजर्वेशन में हेल्प करेगा कंजर्वेटिव है, जो हेल्प नहीं करेगा नॉन कंजर्वेटिव है। तो फाइनली हम डिसाइड किए फ्रिक्शन फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है, उसकी कैटेगरी के जितने भी फोर्स हैं सब नॉन कंजर्वेटिव है। और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे फोर्स कैसे फोर्स हैं, हाँ प्यारे, कंजर्वेटिव फोर्स है। फिर हमने बात की कि ऐसे फोर्स जिनके अगेंस्ट किया गया वर्क, जिनके अगेंस्ट किया गया वर्क इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए, और जब ऑब्जेक्ट को हम छोड़े, फ्री छोड़े, तो वर्क हमको रिटर्न मिल जाए, ठीक है। ऐसे फोर्सों को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, और जिनके साथ ऐसा ना हो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग से अटैच ऑब्जेक्ट को आप खींचोगे, छोड़ोगे तो वापस चला जाएगा, ग्रेविटी का अगेंस्ट ले गए ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे वापस चला जाएगा, फ्रिक्शन का अगेंस्ट किया गया वर्क ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे वापस नहीं जाएगा, फिर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब बाकी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। फिर यहां बात हुई कि वर्क डन साइक्लिक पाथ पर, जहां से चले वहीं लौट आए, यदि जीरो हो, जिन फोर्स के अंडर ऐसा हो रहा है वो कंजर्वेटिव है, जिनके अंडर ऐसा नहीं हो रहा है नॉन कंजर्वेटिव है। इस डिफिनेशन से भी फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव मिला आपको। फिर आगे चले हम, ऐसे फोर्स जिनके अंडर जो वर्क डन है पाथ पर डिपेंड करे, नॉन कंजर्वेटिव, और ऐसे फोर्स जिनके अंडर वर्क डन पाथ पर डिपेंड ही ना करे, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, उसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिव। और जहां पाथ डिपेंड करे वहां नॉन कंजर्वेटिव, ध्यान से सुना, ठीक है। तो हमारे ख्याल से इतना आप समझ गए, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हो गया। एनर्जी की बात हम लोग बाद में करेंगे। पावर लगे हाथ देख लेते हैं, पावर छोटा टॉपिक है, आज ही खत्म हो जाए, तो एनर्जी एनर्जी बचे खाली, फिर एनर्जी के साथ हम लोग खेलें। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क नोन एज पावर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क नोन एज पावर। तो मेरे प्यारे एक फार्मूला तो हो गया, इसकी यूनिट हो जाएगी, यूनिट जूल पर सेकंड, तो वर्क है तो जूल हो जाएगा, टाइम है तो सेकंड, इसी को कहते हैं वाट, क्या बोलते हैं, वाट। अब आप जानते हैं 1 हार्स पावर, 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, याद रखेंगे। अब मेरे प्यारे आप W को लिख सकते हो F डॉट डी, अब अपान में T है,
और इन दोनों को प्यारे आप जब साथ ला दोगे इनको, तो ये P इज इक्वल टू F डॉट V हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आप सदियों से जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो पावर खत्म हो गया, अब एनर्जी बची है। कल हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, इसकी बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, और फिर काइनेटिक एनर्जी की, और मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। ये इतनी चीजें कल हम लोग निपट लेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। और प्यारे देखें, अब आपको ये लग रहा होगा सर आए पढ़ाना शुरू हो गया, इधर उधर की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो प्यारे देखो 20 को आपका पेपर है, ठीक है, और 20 तक प्रयास कर रहे हैं कि ये चैप्टर भी आ जाए। तो इसीलिए ऐसा है, बहुत बोर हो रहे हो तो आप क्या करो, वीडियो को पास करके गाना वाना सुन लिया करो, डांस वोस कर लिया करो, और फिर लौट के आओ, फिर नई एनर्जी के साथ पढ़ो। ठीक है, या हम ही गाना बजा दिया करें, अरे खुद व्यवस्था कर लो। ठीक है, बहुत साथ दिए। इस समय रात के 9:50 हो रहे हैं। ठीक, तो निकलेंगे घर। और मेरे प्यारे, इस मेहनत को आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे, पाप लगेगा मेरे प्यारे, पाप। क्या लगेगा? पाप लगेगा। तो आज ग्रीन से लिख देते हैं, हरी झंडी दिखा देते हैं कि आप रिजल्ट की ओर बढ़ें। मेरे प्यारे, आपको इतना साथ देने के लिए, इस YouTube चैनल की परंपरा के अकॉर्डिंग आपको थैंक्स। ठीक है, आप भी चाहें तो कमेंट सेक्शन में थैंक्स लिख सकते हैं, वही पुराना आदत है, बीमारी। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड बेल आइकन प्रेस करने के लिए यू हैव टू मोटिवेट योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक्स प्यारे, थैंक्स एक बार फिर से मेरे प्यारे। जिन्होंने समय की कीमत नहीं समझी बेटा ना, जिन्होंने समय का साथ मजाक किया, समय का मजाक वो झेल नहीं पाए बेटा। और ये बात दिल से निकल रही है, क्योंकि ये बंदा ऐसा कर चुका है और समय की मजाक को झेल नहीं पा रहा है, बहुत परेशान है। लेकिन वो 10 बजे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, इन नालायकों, मेहनत करो, पढ़ो। ठीक है, अपने भी सपने पूरे करो, मेरे भी पूरे करो, पेरेंट्स के पूरे करो, समाज का, सबका बड़ा भला होगा। लग और पढ़।